नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। बयानों की जैसे बाढ़ आ चुकी हो, काशी में मोदी हैं, पीएम मोदी हैं, तो विपक्ष को भारी परेशानी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक बयान कुछ ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं जिन बयानों को देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि काशी मॉडल जो बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि बनारस का जो मॉडल है पूरे देश के लिए एक तरह से एक बड़ा मॉडल बनेगा, विकास का रोड मैप कैसा होना चाहिए, इन्हीं सब चीज़ों को देखकर विपक्ष को परेशानी है। विपक्ष परेशान इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव है। चुनाव से पहले क्या पता जनता को काशी का मॉडल पसंद आ जाए, बीजेपी के दावे में पूरी तरह से सच्चाई नज़र आ जाए। यही सब बातों को लेकर विपक्ष परेशान है। लेकिन क्या वाकई में विपक्ष को परेशान होने की ज़रूरत है? और क्या विपक्ष खास तौर पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को इतना परेशान हो जाना चाहिए कि वो आखिरी वक्त जैसे बयान भी उन्हें देना पड़ जाए? उन्होंने कहा कि आखिरी वक्त में लोग बनारस ही आते हैं। सीधे तौर पर उन्होंने पीएम मोदी पर एक तरह से विवादित बयान दिया। इसके बाद बीजेपी बहुत ही नाराज है। बीजेपी कह रही कि इस पूरे बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए अखिलेश यादव को। लेकिन समाजवादी पार्टी के अपने तर्क हैं, विपक्ष के अपने तर्क हैं। काशी मॉडल का फिर अपना हिसाब किताब होगा चुनाव में। जनता क्या सोच रही है किसी को पता नहीं है। लेकिन हम सब कई तरह के सवाल पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम में आखिरकार जीत का सिकंदर कौन बनने वाला है। लेकिन पहले सुनाते हैं बयान किस तरह के आ रहे हैं, इसके बाद चर्चा पर चलेंगे। बात है 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। कमोबेश यही अखिलेश जी ने किया है। पिता और चताओं को राजनीतिक हाशिए पर इसने डालने के बाद में किया है। मोदी जी के भाग्य में गंगा जल है और अखिलेश जी के भाग्य में टोटी का जल है। जो ना कभी सपा बसपा सोच सकती थी, वो संकल्प से सिद्धि करने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में हुआ है। और भव्य काशी का ये रूप देखकर, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को देखकर शायद ये लोग इतने सकता गए कि कहीं ना कहीं इनकी सोच और इनके संस्कार वो सब सामने आ रहे हैं। तो किस तरह से देखिए एक के बाद एक बयान, आखिरी वक्त वाले बयान पर समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो अखिलेश यादव पूरी तरह से घिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी इस पूरे बयान को लेकर आक्रामक मोड में आ चुकी है और सीधे तौर पर अखिलेश यादव से माफ़ी की गुहार लगा रही है बीजेपी। पीएम मोदी लगातार काशी में हैं और काशी में रहकर कई तरह के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। खासतौर पर काशी कॉरिडोर, काशी मॉडल, काशी के विकास का जो मॉडल है, इससे पूरे देश को अवगत करा रहे हैं। और बीजेपी की तरफ से दावे भी किया जा रहा है कि काशी मॉडल ही दरअसल असली मॉडल है, विकास का मॉडल, और इस पर जनता वोट ज़रूर करेगी। क्या करेगी नहीं करेगी सवाल है। चलिए, राघवेंद्र सिंह इस वक्त प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। कुलभूषण त्रिपाठी जी इस वक्त हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कुलभूषण त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। डॉक्टर सुनील कौशिक, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। काशी मॉडल, पीएम मोदी का लगातार काशी में रहना, कई तरह के कार्यक्रम में शिरकत करना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाना, इसके बाद विपक्ष की तरफ से अलग अलग बयान, खासतौर पर वो बयान जिसकी खूब चर्चा हो रही है, विवादित बयान भी है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को माफ़ी मांग लेना चाहिए क्योंकि इस तरह के बयान कहीं भी किसी भी तरीके से संस्कारी बयान नहीं कहे जाएंगे, जो अखिलेश यादव की तरफ से आखिरी वक्त वाला बयान दिया गया। मुझे थोड़ा सा बताएं, चुनाव है इसलिए ऐसा हो रहा है कि वाकई में पार्टियों के अंदर एक दूसरे को लेकर इस तरह, मतलब इस लेवल तक भी सोच होती है? नहीं, चुनाव नहीं है, आप चुनाव मत समझिए इसको। हाँ, आप ये समझिए कि जो हिंदुओं के ऊपर जो नीति है ना राजनीतिक दलों की, हाँ, उसको मैं कमजोर मानता हूँ। कभी आपने मक्का मदीना पे सवाल उठते हुए देखे हैं क्या? कभी गोल्डन टेम्पल पे सवाल उठते हुए देखे हैं क्या आपने?
केवल और केवल जहां हिंदुओं के, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, इन पे सवाल उठते हुए जरूर देखे होंगे आपने। और इसलिए देखे होंगे कि जो हिंदुओं की जो नीति है ना, सहिष्णु नीति जिसको बोलते हैं, सहन करने की नीति जिसको बोलते हैं, वहां राजनीतिक दल राजनीति करना चाहते हैं। किसी राजनीतिक दल को आज तक मैंने ये नहीं देखा कि मक्का मदीना पर सवाल उठा रहा हो, जाकर के गोल्डन टेम्पल पर सिखों के पे जाकर के उठा रहा हो, क्रिश्चियन पे जाकर के जो पॉप की नीति है उस पर जाकर कोई सवाल उठा रहा हो। सवाल तो उठेंगे तो हिंदुओं के धर्म स्थलों पर उठेंगे। और तमाम नेता आप देख रहे हैं, ट्वीट 400 करोड़ से ऊपर का है, उनको अपने गलेमान में झांका। जिन नेताओं ने सवाल उठाए उनके घर 400 करोड़ के, 1000 करोड़ के बने हुए हैं। जो साइकिल पर लोग चलते थे, जो लोग चंदा मांग करके जिन्होंने पार्टियां बनाई, जो रिक्शों पर देखते थे, हमने देखा है उनको, उनके यहाँ 1-1000 करोड़ से ऊपर की तो कोठियां हैं, 100 तो उसमें एसी लगे हुए हैं। इस पर सवाल कोई उठाने वाला नहीं है। तो यह समझना पड़ेगा कि राजनीति के लिए कम से कम ये सब चीजें छोड़िए। जहां विकास है, जहां विकास हो सकता है हिंदू धर्म स्थलों पर, उसको राजनीति से परे रखिए। तो मुझे लगता है कि राजनीति में एक नया कदम उठेगा, एक नई सोच आएगी, एक नई व्यवस्थाएं पैदा होंगी। लेकिन आपको केवल और केवल यही दिखता है, कोई भी पार्टी में, मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूं, सारी पार्टियां केवल हिंदुत्व पे ही आकर के राजनीति करेंगी। मुसलमानों पर करिए ना, मक्का मदीना पे सवाल उठाइए ना, सिखों पे करिए ना, हिंदू गोल्डन टेम्पल पे उठाइए ना, क्रिश्चियन पे करिए ना, वहां जाकर के पॉप पे उठाइए सवाल, तब आपको लगेगा कि वहां से जवाब आपको कैसे मिलता है। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं आऊँगा आपके पास डॉक्टर कौशिक। एक सवाल जो मेरे जहन में आपसे रह गया पूछना, मैं उस पर थोड़ी देर के बाद क्लियर होना चाहूँगा। राघवेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। राघवेंद्र जी, देखिए ये बात मीडिया की तरफ से उठाया जाता है, हमेशा उठाया जाता है। वैसे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर कौशिक ने इस बात को खारिज कर दिया कि नहीं, चुनाव का कोई मामला इसमें नहीं है। काशी कॉरिडोर है, चूँकि बीजेपी ने बेहतरीन तरीके से इसे बनाया, पूरी दुनिया के सामने इसे पेश किया जा रहा है। पर्यटकों के लिहाज से, भारत के पर्यटन के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है बीजेपी सरकार की तरफ से। आप लोग तो इसे ऐसे ही बता रहे हो, भव्य तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हो, नव्यता भी लाने की दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन विपक्ष जो है अलग अलग मुद्दे पर जाकर फंसता दिख रहा है और इतनी छटपटाहट हो रही है कि आप मतलब विवादित बयान भी दिया जा रहा है कि आखिरी वक्त में बनारस में ही रहा जाता है। इस बयान की निंदा तो मीडिया की तरफ से भी किया जा रहा है। जी देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है जहां देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इतनी अपमानजनक टिप्पणी का प्रयोग हो रहा है और विपक्ष का मतलब है समाजवादी पार्टी, तो चलिए वो बयान उनकी पार्टी की तरफ से आ ही रहा है, शेष विपक्ष क्या कर रहा है? क्या नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं क्या देश की अस्मिता देश के प्रधानमंत्री से नहीं जुड़ी हुई होती है क्या? सब लोग मौन है। हमें याद है जब देहाती औरत पाकिस्तान में हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कहा गया था, तो हम लोगों ने उसका विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर से उसके खिलाफ एक भी आवाज नहीं आई थी। देखिए, दूसरा विषय ये है, समय समय पर हमेशा हिंदुओं के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी, हिंदू देवी देवताओं के अश्लील चित्र बनाना, हिंदू धार्मिक ग्रंथों का लगातार अपमान होता रहा है। और केंद्र में जो पार्टी सरकार में रही है, कांग्रेस पार्टी, उसने कभी भी मुंह खोलने का काम नहीं किया है। यहाँ तक कि वो पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है कि भगवान राम काल्पनिक है, राम शेर भगवान राम द्वारा बनाया हुआ नहीं है। इस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस की तरफ से लगातार होती रही है। ये चुनाव का विषय नहीं है, हिंदू अस्मिता से जुड़ा हुआ विषय है। भारतीय जनता पार्टी तो छाती ठोक के कहती है उत्तर प्रदेश में हम 3 क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं, पूरे देश में हम 3 क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं, अयोध्या का हम विकास कर रहे हैं, काशी का विकास कर रहे हैं, मथुरा का भी विकास करेंगे, चित्रकूट का विकास किया है, विंध्याचल का विकास किया है, नैमिषारण्य का विकास किया है। इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 3 क्षेत्रों का विकास किया है और आगे भी करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश को अगर इस तरीके के हम लोग 3 क्षेत्रों का विकास करते हैं, तो ये लोग चुनाव को ही लेकर के क्यों आते हैं कि चुनाव है इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा कह रही है? देखिए, वास्तविकता ये है, इनके हाथ से ये जो चुनाव है वो हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ फिसलता नजर आ रहा है राघवेंद्र जी? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 403 में 400 सीटें इस बार समाजवादी पार्टी जीत रही है। ये लोग तो दावे लेकिन पूरी तरह से ठोक रहे हैं ना। आप लोग कह रहे हैं 350 से ऊपर लाएंगे, अखिलेश यादव सीधे कह रहे हैं 400 से ऊपर हमारे खाते में सीटें आएंगी। कीर्ति निधि पांडे जी हैं इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अब पांडे जी एक बात बताएं, क्या
ऐसा कहा जाता है क्या, कितनी बुरी बात है पांडे जी, अपने बड़े, कम से कम अखिलेश यादव से कितने बड़े हैं पीएम नरेंद्र मोदी, है ना। एक संस्कार भी होता है, भारतीय संस्कृति में संस्कार की एक अलग पहचान होती है। तो क्या अखिलेश यादव के इस बयान को कि आखिरी वक्त में बनारस में रहा जाता है, पीएम मोदी को एक तरह से इशारे में, उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारे में यही कहा, क्या इस तरह के बयान शोभा देता है समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो के मुंह से? ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं सर आप लोग? किसी के मरने की इच्छा, किसी के मरने की भविष्यवाणी? अरे गौरी शंकर जी, ये सब अनुमान तो आप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा, है ना? अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा, ये आप लगा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का अंतिम वक्त है और सरकार दोबारा नहीं आनी, ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री जी को काशी याद आ गया है। जब कोरोना काल था, जब काशी में लोग ऑक्सीजन के अभाव में, दवा के अभाव में, बेड के अभाव में दम तोड़ रहे थे, तो काशी नहीं याद था, तब काशी नहीं याद था। और जब चुनाव का अंतिम वक्त है, उत्तर प्रदेश सरकार का अंतिम समय चल रहा है और चुनाव आने वाला है, तो ऐसे समय में काशी याद है, तो गलत क्या कहा जी ने? तो क्या नहीं, आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? काशी तो आप निकाल रहे हैं ना। आप बताएं पांडे जी, मैं क्यों निकालूंगा सर? बयान आप अखिलेश यादव की सुन लीजिए। आप लोगों को उसमें जो आप कह रहे हैं, सुनिए पांडे जी, जो पांडे जी जो कह रहे हैं ना, वो बयान भी अखिलेश यादव का नहीं है। आप भी तो रेफरेंसेस निकाल के मुझे सुना रहे हो ना। जो आप कह रहे हो वैसा तो नहीं कहा अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने कहा कि अंतिम वक्त में, आखिरी वक्त में बनारस ही लोग आते हैं। गौरी शंकर जी, सरकार का है ना। रेफरेंसेस जो है सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता नहीं निकाल सकते, तमाम लोगों को निकालने का अधिकार है। मुझे का नाम लिया था क्या? मुझे एक बात बताएं, प्रधानमंत्री का नाम लिया था क्या आपने? ये सवाल पूछा गया था, सवाल यही पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर हैं, अभी 2 दिन तक यहीं रहेंगे। सवाल सुनिए, सवाल पांडे जी, ऐसा नहीं, आप गलत बात मत कीजिए, आप पत्रकारों की तरफ से सवाल पूछा गया था बकायदा पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेकर, और इसके बाद कहा गया, मीडिया के साथ ही कर रहे हैं कल प्राइस बात की, कि प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा गया। हम तो कह रहे हैं सरकार का अंतिम वक्त है। पांडे जी आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, दिक्कत है आपके साथ। अरे पांडे जी सुन लीजिए ना, अरे पांडे जी सुन लीजिए ना, यदि मीडिया ने, अरे सुनो पांडे जी, आप अरे सुनना नहीं चाहेंगे आप? मैं कह रहा हूं कि आपने ये आरोप लगाया कि मीडिया ये निकाल रही है, इसका मतलब तो आपके प्रवक्ता की तरफ से खंडन आना चाहिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ये आप बैठ के कह रहे हैं, अखिलेश यादव को ट्वीट करना चाहिए ना कि इसका मतलब ये नहीं है। नहीं, आप बता रहे हैं ना, लेकिन जिसने लिखा है, जिसने बोला है, उसकी तरफ से खंडन आना चाहिए ना। पांडे जी को एक बात समझ में नहीं आ रही है, सुनिए तो पांडे जी, सुनिए पांडे जी, पांडे जी, पत्रकारों की तरफ से सवाल बकायदा नाम लेके पूछा गया था, लोगों को बेरोजगारी के सवाल पे बकायदा नाम पूछा गया था, बकायदा नाम पूछा गया था, बकायदा नाम पूछा गया था। पांडे जी, सुनने की आदत डालिए, अगर डिबेट में बैठे तो सुनने की आदत डालिए। और पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के ही सवाल पूछा गया था। इसके बाद अखिलेश यादव की तरफ से बयान आया और सीधे तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी को एक तरह से, है ना, उन्हीं पर निशाना साधा गया था। शंकर जी, मैं तो कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी को जब ये लग रहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई तय है, अब अंतिम समय सरकार का, तो काफी याद आ गया। हाँ, तो कहा मतलब सपने देख लिए थे क्या? कहीं रात में सपने आए क्या? सपने आए भाई साहब आपको रात में? नहीं, ऐसा नहीं है। 400 सीट मिल रहा है, सपने आए आपको? नहीं, यदि एक बार के लिए पांडे जी की बात, पांडे जी की बात मान भी ली जाए, एक बार के लिए पांडे जी की बात मान भी ली जाए, तो क्या जितनी सरकारों के प्रधानमंत्री क्या अंतिम समय में काशी आए क्या? नहीं, अंतिम समय में काशी आया जाता है तो क्या कांग्रेस की सरकार रहते हुए क्या मनमोहन सिंह जी अंतिम समय में आए थे क्या? देवगौड़ा जी आए थे क्या? गुजराल साहब आए थे क्या? कौन सा प्रधानमंत्री अंतिम समय पे आया? सुनेंगे नहीं ना, सुनेंगे नहीं। बात कर रहे हैं पांडे जी। मैं आ रहा हूं। चलिए पांडे जी, थोड़ा शुरू किया। कुलभूषण त्रिपाठी जी के पास आते हैं। कुलभूषण त्रिपाठी जी,
अब मर्यादा ऐसा लग रहा है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, बयानों की मर्यादा टूटती जा रही है। जब इस तरह के बयान आते हैं अखिलेश यादव की तरफ से कि आखिरी वक्त में बनारस ही आया जाता है, पत्रकार की तरफ से सवाल पूछा गया था पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेकर, बाकायदा 1 महीने का कार्यक्रम है बीजेपी का बनारस में, तब इस तरह का बयान अखिलेश यादव की तरफ से आए, मर्यादा टूटती है कहीं ना कहीं। चलिए मैं ये सवाल आपसे क्यों पूछूं, मुझे थोड़ा सा ये बताएं, क्या काशी कॉरिडोर बन जाने से काशी के विकास, इतनी तेजी से विकास हुआ काशी का, चूंकि संसदीय क्षेत्र है पीएम नरेंद्र मोदी का, तो ज़्यादा फोकस है काशी पर, क्या कांग्रेस पार्टी को अच्छा तो लग रहा है ना बहुत? काशी देखिए, काशी की एक बदलती तस्वीर जो पूरे उत्तर प्रदेश की एक बदलती तस्वीर को कम से कम दिखाने में सक्षम है। कांग्रेस का क्या कहना है, क्या नजरिया है कांग्रेस का इस पूरे काशी कॉरिडोर को लेकर? कांग्रेस का स्पष्ट नजरिया है गौरी शंकर जी, विकास हमेशा हमारे लिए प्रशंसनीय है, सराहनीय है, लेकिन सोचना यह भी पड़ेगा कि विकास कहते किसे हैं, विकास की परिभाषा क्या है। जैसे जो आपकी बहस से मुझे अभी तक समझ में आया कि जो शुरुआत हुई हिंदू धर्म की आस्था को लेके, या हिंदू धर्म, जैसा हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार कौशिक साहब कह रहे थे कि क्यों नहीं आप दूसरे धर्म पे बोल सकते। दरअसल हमारे संविधान का जो स्वरूप है वो सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष है, जिसमें राज्य का कोई धर्म नहीं होता। इतना सेकुलर है ना भाई साहब, इतना सेकुलर है कि आप लोग के बड़े नेता, आप लोग के बड़े नेता हिंदुत्व को गाली देने लगते, औरंगजेब को हीरो बना लेते, बाबर को हीरो बना लेते, इतना सेकुलर है सर। नहीं, आप ये तय करेंगे कि किसने क्या कर लिया, दूसरे के क्यों मैं क्यों तय करूंगा? आप अपने नेता से जाके पूछे ना, सलमान खुर्शीद से, अपने नेता से पूछिए, मणिशंकर अय्यर से जाके पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे गांधी होना हिंदू है ना? प्रियंका गांधी से पूछिए। संविधान के प्रस्तावना से हटाना चाहती है, उसका डिफिनीशन पहले आप तय कर लीजिए, सेकुलर शब्द का परिभाषा क्या है? दरअसल अगर तो आप भारतीय संविधान को समझते हैं तो अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 आपको देखना पड़ेगा, और उसी से ये देश चलता है, किसी की मतलब 27, 28 देखने के बाद हिंदुत्व को ISI बोको हरम जैसा कहा जा सकता है ना भाई साहब? इतनी आजादी होगा, इतनी आजादी अभी बताया ना, किस प्रस्तावना देख लीजिए, आजादी का मतलब क्या? कुछ भी, किसी भी धर्म का जो घृणित रूप होगा वो सदैव निंदनीय होगा। तो क्या कांग्रेस के नेता सिर्फ प्रस्तावना देखते हैं या फिर कर्तव्य पालन भी संविधान में लिखा गया है? पहले तो डायरेक्टिव्स लिखा गया, उसका पालन नहीं करते आप लोग? कि किसी की लिखी हुई किताब उनकी निजी राय होती है, वो पार्टी का घोषणा पत्र नहीं होता। पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए, वो सलमान खुर्शीद साहब का निजी एजेंडा है, निजी वक्तव्य है, आप उससे उन पर प्रश्न पूछेंगे। सर आपकी पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे जब किताब का लोकार्पण किया गया, तो मतलब आपकी पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता थे त्रिपाठी जी, मौजूद होने से वो कांग्रेस क्यों नहीं होगा? उसका खंडन होना चाहिए ना, उसका खंडन होना चाहिए ना। सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर का निजी था तो उनका खंडन होना चाहिए राय कि हम कार्यक्रम में थे, हम इस पुस्तक से कोई मतलब नहीं है, हम इसमें कोई राय प्रकट नहीं करते। आप किस तरह की बात करें कुलभूषण त्रिपाठी? हर बात के लिए खंडन ही होगा। प्रधानमंत्री जी आज SIT ने जो कहा है, मुझे हटाइए सब बात, मुझे बताइए, कांग्रेस प्रधानमंत्री काशी कॉरिडोर को लेकर, सुनिए बताइए, लखीमपुर खीरी काशी कॉरिडोर को लेकर खंडन आया है, काशी कॉरिडोर को लेकर आया है, माननीय उच्चतम न्यायालय पहले दिन से आपको आईना दिखा रहा है। मतलब अब धर्म की तुलना किसी घटना से करने लगे आप, अब धर्म की घटना किसी धर्म की तुलना किसी घटना से आप करने लगे। इतने साक्ष्य मिलने के बाद SIT के द्वारा कहे जाने के उसका इंटेंशन बिल्कुल साफ था। उस समय के प्रधानमंत्री जी खंडन कर रहे हैं। जो किसान आंदोलन में 700 किसानों की लगभग मौत हो गई, उसमें प्रधानमंत्री ने शोक नहीं व्यक्त किया। ये सवाल पूछने की हिम्मत किसी में नहीं है। कैसे प्रधानमंत्री जी ने खंडन किया? आप बता दीजिए। आप लोग किसान आंदोलन को, त्रिपाठी जी लखीमपुर घटना पे प्रधानमंत्री ने खंडन नहीं किया, तो आप समझ लीजिए कि वो उसको सहमत हैं। तो क्या आपने उस पुस्तक का खंडन नहीं किया? आपके लोगों ने सहमत हैं क्या?
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कौशिक साहब। आप इसी बात पे टिके रहिएगा कि हत्या जो हुई थी लखीमपुर खीरी अरे में, मैं तो मान रहा हूं, लेकिन क्या आप सलमान हुसैन की पुस्तक पर सहमत हैं कि नहीं? मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं तो मेरे सहमत से। मैं तो एक बात मान लेता हूं कि बीजेपी ने खंडन नहीं किया तो बीजेपी सहमत है कि आप सहमत हैं उसमें? सहमत है, आप बोलिए हत्या के लिए। प्रधानमंत्री जी क्या आज हत्या के लिए सहमत है? आप बोलिए। नहीं, आपको तो ये तो राजनीति करनी पड़ेगी। तो उन किसानों के अलावा जो लोग मारे गए बीजेपी के नेता वहां गए हैं, तो इसमें सहमति क्या होगी? आप सहमति दो ना। आप ये कहो सलमान खुर्शीद की पुस्तक है, उस पर हम सहमति देते हैं। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना तो त्रिपाठी जी बोलेंगे ना पांडे जी बोलेंगे। चलते हैं सिंह साहब के पास, सिंह साहब के पास चलते हैं। रुक जाइए सर, त्रिपाठी मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो जनता की राय आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। एक ब्रेक के लिए लिए एक बार सहमत हो जाए तो आप भी कह दीजिए हम सलमान खुर्शीद की पुस्तक को सहमत हैं। हम आसान थोड़ा ही है कौशिक जी, इतना आसानी से बोल देंगे। मैं आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें सर आप लोग सभी तुरंत। चले ब्रेक के बाद स्वागत है। मिशन यूपी यानी कि बीजेपी का लक्ष्य है 350 से ज्यादा। इसी मिशन को पूरा करने के लिए काशी का विकास मॉडल, बीजेपी की तरफ से वैसे तो नहीं कहा जा रहा है कि इसे चुनाव के मद्देनज़र देखने की ज़रूरत है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि चुनाव है तो उससे पहले काशी के विकास मॉडल को एक तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन अगर काशी के विकास मॉडल को या काशी के विकास को देखें अगर सही तरीके से और सच्चाई से अगर ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो आपको अच्छा लगेगा कि वही काशी आज इतना बदल चुका है, उसकी तस्वीर इतनी बदल चुकी है। वो काशी जहाँ पर आप जाते थे तो गंदगी का अंबार होता था, लेकिन वही काशी अब पूरी तरह से बदल चुकी है, पर्यटकों को लुभा रही है। देश विदेश के पर्यटक वहाँ पर आ रहे हैं और काशी की जयकार कर रहे हैं। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन हमारे देश में जो विपक्ष है उसे आपत्ति हो रहा है। कई मेहमान इस वक्त हैं, राघवेंद्र जी के हम पास चलते हैं। राघवेंद्र जी, आप लोग कह रहे हैं कि देखिए काशी का विकास मॉडल इसे चुनाव उनाव से देखने की ज़रूरत नहीं है। काशी और तमाम जो तीर्थ जगह है हमारे देश में जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, जिनका महत्व है 5000 साल से, वो लगातार ये चीज़ें अभी तक चली आ रही हैं, उसको हम लोग एक तरह से विकसित रूप में देखना चाहते हैं। कई लोगों ने इसे बिगाड़ने की कोशिश की, इसके बाद भी हमारी सभ्यता संस्कृति बनी रही। हमारी जो एक तरह से जो व्यवस्था थी, जो सांस्कृतिक जो व्यवस्था थी, उसे बिगाड़ने की कोशिश हुई, लेकिन तब भी हमारी संस्कृति बची रही। इसे हम और विकसित रूप में देखना चाहेंगे तो इसमें क्या बुराई है सर? इसमें बीजेपी को अपना पक्ष रखना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो खुला खेल गोरखावादी करती है। वो कभी भी चुनाव आती है तो नए रूप में नजर नहीं आती है। हम लोग हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारे को लेकर के चले हैं और पहले दिन से लेकर आज तक अगर उसमें से जरा सा भी हम लोग किंचित मात्र भी हिले हो, आप हम लोगों को कॉलर पकड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस विषय को लेकर के चली है और वही करती रही है। हमेशा हम लोग धार्मिक क्षेत्रों के विकास की बात करते रहे हैं, अयोध्या की बात करते रहे, काशी मथुरा चित्रकूट की बात करते रहे हैं, नीमसार की बात करते रहे हैं। हम लोग हमेशा करते रहे, जब सरकार में आया वो हम लोगों ने करके दिखाया। भाई आज तक आजादी से लेकर के आज तक उत्तर प्रदेश में कुल जमात ताजमहल के अलावा कोई भी दार्शनिक स्थल नहीं था। हमारी सरकार आई तो हमने हिंदू पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा दिया, उससे आर्थिक लाभ भी मिलेगा, व्यवसायिक लाभ भी मिलेगा, मानसिक लाभ भी मिलेगा और तीन क्षेत्रों को बढ़ावा भी मिलेगा। इसमें हर्जा क्या है? अब ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों के लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है। उन्हें लग रहा है मेरा मुस्लिम तुष्टीकरण का जो दांव चला था वो तो गायब हो गया है। अब हिंदू वर्ग जो है, भारतीय जनता पार्टी जो तीन क्षेत्रों का विकास कर रही है उससे बेहद खुश है। नहीं, राघवेंद्र जी एक मिनट रोकूंगा मैं यहाँ ये मानने तैयार नहीं हूँ। अखिलेश यादव की सरकार थी, 400 करोड़ से ऊपर रुपया मथुरा वृंदावन के लिए दिया, विकास हुआ अखिलेश यादव की सरकार में। लेकिन मुझे बस इस वजह से आपत्ति है कि जो भी राजनीतिक दल विपक्ष में बैठे हुए हैं और अन्य धर्मों में आस्था करते हैं उसकी मांग करो प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, पर हिंदू धर्म पर यदि विकास हो रहा है तो वहां सवाल नहीं उठेगा। और ये दूसरी बात, अन्य सरकारों ने विकास नहीं किया, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। नहीं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने भी विकास किया और समाजवादी पार्टी की सरकार ने भी विकास किया, लेकिन इस बात से सहमत हूं कि जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं किया। और विपक्ष में आज बैठे राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो,
आज जो क्वेश्चन मार्क जो काशी को लेकर है, मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं। सहमत मैं होता कि जिन धर्मों में आस्था है उन धर्म की मांग कीजिए कि वहां भी आप विकास करिए, लेकिन अपने हिंदू धर्म पर आप सवाल खड़ा करेंगे कि 400 करोड़ रुपया क्यों लगा दिया, ये 400 करोड़ रुपया गरीबों में बढ़ता तो कैसा होता। अपने नेताओं की कोठियां भी देख लीजिए, अपने कार्यकर्ताओं की गाड़ियां भी देख लीजिए, जहां जहां 2-3 करोड़ की गाड़ियां साथ में चल रही हैं, 250-250 ग्राम के सोने की जंजीरें पहन के लोग घूम रहे हैं। ये गरीबों, ये मत कहिए गरीबों में पैसा ये लग जाता है। मैं इस बात से भी सहमत नहीं। मैं आ रहा हूं पांडे जी के पास। लेकिन मैं बीजेपी की इस बात से सहमत नहीं हूं गौरी शंकर जी कि समाजवादी पार्टी ने विकास नहीं किया। बिल्कुल विकास किया, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। लेकिन एक बात बताइए पांडे जी, आ रहे सर, चाहिए था क्या बोलना है सर? एक मिनट में बात रखिए अपनी। देखिए 1 मिनट में ही रखो। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पर्टिकुलर काशी कॉरिडोर बनाया हुआ है। उसमें जो है 18 5 स्टार रूम बने हैं। इससे पहले बने थे क्या? 50 फीट का गंगा से लेकर के गर्भगृह तक यात्रा की स्थल बनाया है। चौड़ी मार्ग है जिसमें बहुत व्यवस्थित रूप से यात्रा कर सकते हैं लोग। ये बना था क्या पहले? ये स्वागत योग्य है, ये स्वागत योग्य है। कहाँ कर रहे हैं? जो आप कर रहे हैं स्वागत योग्य है, लेकिन और ज्यादा भी होना चाहिए, वो भी स्वागत योग्य है डॉक्टर कौशिक। लेकिन हो नहीं रहा ना इसका। पांडे जी कह रहे हैं। मैंने तो गौरी शंकर जी विपक्ष में भी सवाल उठाया कि कभी का आपने मक्का मदीना पे उठाया क्या, कभी गोल्ड टेम्पल पे उठाया क्या, कभी क्रिश्चियन पे उठाया क्या? आप विपक्ष में बैठे हुए हैं और आपको दर्द हो रहा है, तो आप देखिए इन मस्जिदों का भी विकास प्रधानमंत्री को करना चाहिए, इन क्रिश्चियन धर्म स्थलों का भी विकास प्रधानमंत्री को करना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप केवल सवाल उठाएंगे पांडे जी विकास कैसे होगा, पांडे जी पास समय पे काशी याद आएगा। पांडे जी एक बात बताएं, सहमत नहीं हूं। पांडे जी एक बात बताएं, अगर देखिए हमारे देश में हिंदू धर्म स्थलों को लेकर लोगों का एक सरोकार जुड़ा होता है। कोई नई बात तो है नहीं सर कि हम लोग जो है रामनवमी मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, कोई नई बात तो है नहीं, है ना। हिंदू धर्म देवी देवताओं को लेकर, महादेव का तो खैर इतना बड़ा हम लोग के सभ्यता और संस्कृति में इतना बड़ा उनका असर है, महादेव को लेकर, भोले बाबा को लेकर के। अगर उनके मंदिरों को और विकसित रूप में अगर पूरे देश को देने की कोशिश हो रही है किसी पार्टी की तरफ से, किसी सरकार की तरफ से, तो क्या दिक्कत हो गई समाजवादी पार्टी को? इसमें दिक्कत है क्या समाजवादी पार्टी को? गौरी शंकर जी, अगर हमको दिक्कत होता तो हम मथुरा के विकास के लिए, अयोध्या के विकास के लिए, बनारस के विकास के लिए धन क्यों मुक्त करते? हमारी सरकार। अरे अयोध्या मथुरा मंदिर की बात करिए, अयोध्या तो जिला है, मथुरा जिला है, काशी जिला है। आप लोगों ने मंदिर में क्या विकास किया ये बताइए। आप धैर्य बनाइए, आप ये धैर्य रखे हुए जरा धैर्य बनाइए। अयोध्या में आप लोगों ने बनाइए क्या? हार से इतना निराश मत होइए। मथुरा काशी जनता आपके खिलाफ है तो निराश मत होइए। कोई मंदिरों में विकास जनता आपके खिलाफ है, घुमाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ राजेंद्र क्या जी, भूमिका है? थोड़ा धैर्य बना के सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य बना के सुन लीजिए। बोलिए सर, कुछ कहने के लिए बोलिए। थोड़ा पांडे धैर्य बना के सुन लीजिए। का विकास करना अलग आप बात है। हार से निराश मत होइए। सब लोग साफ करते हार हैं। की वजह से वैसे तो सफाई का भी बहुत विकास हुआ। ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे थे। पूरे उत्तर प्रदेश में सफाई का सबसे ज्यादा विकास हुआ। बनारस के लोग दम तोड़ रहे थे, तो बनारस के सांसद बनारस में नहीं थे। एक मिनट राघवेंद्र जी थोड़ा सा रुकिए, राघवेंद्र जी थोड़ा सा रुकिए। बोलिए पांडे जी, बात रखिए अपनी। पांडे जी बात रखिए, पांडे जी की बात पूरी हो, पांडे जी बात पूरी कीजिए। मैं कह रहा हूँ गौरी शंकर जी, हाँ, कि हिंदू संस्कृति के विकास को, संस्कृति का विकास होना चाहिए, इसमें समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो सवाल विपक्ष का है वो विपक्ष का सवाल उठता रहेगा। क्या सवाल? बनारस के विकास में समाजवादी पार्टी ने योगदान दिया, अयोध्या के विकास में, मथुरा के विकास में, उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान दिया। कब योगदान और दिया सर? करोड़ों रुपया बनारस के डेवलपमेंट पे हम लोगों ने खर्च किया। असल बात भारतीय जनता पार्टी बहुत हताश और निराश है। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री गोरखपुर, गाजीपुर, बनारस लगातार घूम रहे हैं, लेकिन जनता के जो मूलभूत समस्या है, मंदिर में आप जो लोग एक अपना योगदान बताइए। है, 200 लीटर करू का तेल है, मंदिर में अपना जो 100 रुपए डीजल और 100 रुपए पेट्रोल है, योगदान बताइए।
साहब के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। भाई जो राज्यों का विकास लाखों कर रहे गंगा हैं। में सर सुनिए 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 सर, ये के खिलाफ मतदान करेंगे। लाल टोपी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा लाल टोपी पर, आपके लाल टोपी पर। आप लोगों ने रिप्लाई किया कि हम लोग का खून जो है लाल है। लाल खून का मतलब इमोशनल, बीजेपी को मानने वाले लोगों का खून जो है काला है। अब मुझे एक बात बताएं सर, इसको मैं कैसे समझूं कि किसका खून काला है, किसका खून लाल है ना? आप लोग बोलते कुछ और हो, दिखता कुछ और है। आप सफाई की बात नहीं करते हो, अपने नेताओं के बंगले की बात नहीं करते हो, है ना? 500 600 करोड़ के बंगले में आप लोग रहते हो। आप लोगों की गाड़ियों की कीमत जो है करोड़ रुपया। कहाँ से आया पैसा सर, बताइए जरा। ये सब कहाँ से पैसा आया भाई साहब? ये पैसा कहाँ से आया है, बता दीजिए। उनका खून भी काला, उनका दिल भी काला। जो देश की आजादी की लड़ाई के वक्त अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे, अपनी जान की दुहाई मांग रहे थे, ऐसे लोगों का दिल भी काला, उनका खून भी काला। क्या बेकार की बातें कर रहे हैं? अरे कुछ क्या बातें कर रहे हैं? सुन लोगे। अरे तुम्हारा समाजवाद देख रहा है उत्तर प्रदेश के लोगों का, पूरा समाजवाद आप लोगों का देख रहा है। बाबा ने शुरू हुआ लड़के में आजादी की लड़ाई अरे आप गिनती में कहाँ पर हो? समाजवादी नाम रख के हरिश्चंद्र नाम रख लेंगे। चलिए आप दोनों रुकिए। आप त्रिपाठी जी के पास आ रहे हैं। एक मिनट सर, दोनों रुकिए आप त्रिपाठी जी के पास आ रहे हैं। एक मिनट हो गया। कीर्तिनिधि पांडे जी हो गया। कीर्तिनिधि पांडे जी, आपने मेरे एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। एक सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। कुलभूषण त्रिपाठी के पास आते हैं। कुलभूषण जी एक बात बताएं। ठीक है, ये सब सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं आपसे। प्रियंका गांधी जब देख रहे हैं कि सारे जगहों पर बीजेपी की तरफ से, खास तौर पर वैसी जगह, चाहे वो काशी की बात कर लें, अयोध्या की बात कर लें, इन जगहों को विकसित किया जा रहा है। कांग्रेस, आप लोग कह रहे हैं ना कि नहीं अच्छा है, बेहतर काम हो रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुनियादी मुद्दों पर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कमजोर पड़ती जा रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बुनियादी मुद्दे अब तो हट गए हैं, है ना? संघर्ष और संग्राम कहीं और हो रहा है। तो कांग्रेस अपने आप को कहां देख पा रही है इस बार जो है? गौरीशंकर जी, मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, क्या आप अपनी बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंतित नहीं है? क्या आप अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नहीं है? क्या आप बेहतर संचार व्यवस्था और बेहतर परिवहन को लेकर चिंतित नहीं है? हमेशा जनता के बुनियादी मुद्दे वही थे, वही हैं, वही रहेंगे। जहां तक आस्था का विषय है तो हिंदू धर्म के उपनिषद की लाइन है कि ईसा वास्यमिदं सर्वम, ईश्वर तो हमारे यहाँ कण-कण में निवास करता है। बाबा विश्वनाथ में हमारी भी उतनी ही आस्था है। लेकिन जीवन तो आपके बुनियादी मुद्दों पे चलता है, और बुनियादी मुद्दे जनता के सामने अभी भी खड़े हुए हैं। और अभी भी, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, जनता के वही मुद्दे हैं और जनता के वही मुद्दे रहेंगे। प्रधानमंत्री जी 3 दिन नहीं, 30 दिन यही काम करते रहे काशी में बैठ के, तब भी इस देश की जनता के मुद्दे जो थे वही मुद्दे रहेंगे। उन्हीं पे लास्ट में चुनाव में आना पड़ेगा, और जब लास्ट में उसी मुद्दे पर आएंगे तो चारों खाने चित पाए जाएंगे। क्योंकि चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, अपने झूठे दावों से जनता के सामने बेनकाब हो चुकी है। लेकिन आप जो कह रहे हैं त्रिपाठी जी ना, देखिए आप जो कह रहे हैं ठीक है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक सियासी गणित भी तो किसी तरह की कोई चीज होती है ना, उस गणित को भी तो समझना जरूरी है ना। कांग्रेस मुझे कहीं दिख नहीं रही है। मैं डॉक्टर कौशिक के पास आता हूं। डॉक्टर कौशिक, एक बात बताएं, जितनी गंभीरता कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अंदर चीजों को रखने की है, बुनियादी चीजों को लेकर के, या फिर राजनीतिक रूप से जो रखने में जितना वो खुद को सक्षम पाते हैं उत्तर प्रदेश में, फिलहाल तो बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी बातें ठीक ठाक करते हैं, क्या लग रहा है कि इतनी गंभीरता से उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को छोड़ करके, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस को थाम लेगी? नहीं, देखो, जो त्रिपाठी जी ने कहा उसको आप समझिए। जनता के बुनियादी मुद्दे थे, हैं और रहेंगे। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं त्रिपाठी जी कि किसी की भी सरकार आ जाए, ये मुद्दे खत्म होने वाले नहीं है। अगर ऐसा होता, कांग्रेस का भी शासन रहा, मुद्दे छोड़ के गए, बीजेपी का शासन आ रहा है, बीजेपी मुद्दा छोड़ के आया। जनता सिर्फ बेवकूफ है इस देश की और प्रदेश की, कि जिस अपेक्षा के साथ जिस पार्टी को सत्ता में लाती है वो सिर्फ अपने आप को ठगा महसूस करती है। त्रिपाठी जी कहना चाहते हैं, यह तो उत्तर प्रदेश में 30 साल का वनवास कांग्रेस का है, मैं इस बात से सहमत हूं,
लेकिन कांग्रेस ऐसे प्रदेश का एग्जाम्पल दे उत्तर प्रदेश के चुनाव में आकर के कि ये प्रदेश हमने संभाला है, इस प्रदेश की सारी बुनियादी मांगें जो जनता से जुड़ी हुई समस्या हैं वो हमने खत्म कर दी और ये हम मॉडल उत्तर प्रदेश में देना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि त्रिपाठी जी का कहना बड़ा सार्थक सिद्ध होता। ये सब समझते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये समझता हूं कि जो विपक्ष में है वो सत्ता की भाषा बोलने लगता है और जो सत्ता में होता है वो विपक्ष की भाषा बोलने लगता है। सिर्फ यही मैंने देखा है कि जो सत्ता में पहुंच जाएगा ना, जो विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए थे वो भूल जाएगा सत्ता में पहुंचने के बाद, और सत्ता में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो विपक्ष में आने के बाद वो मुद्दे भूल जाएगा। तो ये सब खेल आखिर में कब तक चलेगा? अच्छा चलिए, देश के साथ ईमानदारी देश की जनता के साथ कब आएगी? एक सवाल और, 1 मिनट में उसका आंसर दीजिएगा। ये जो बयानों के बल पर कई लोग जो सपने देख रहे हैं, जीतने के सपने देख रहे हैं बयानों के बल पर, क्या लगता है कि चुनाव में इस तरह की चीजें चलती हैं, पूरी तरह से हवा निकल जाती है? अगर दम नहीं हो तो हवा तो निकलना तय है। बयान जो आजकल बहुत सारे बयान आ रहे हैं, इसको कितनी गंभीरता से जनता लेने वाली है? देखो, दो चीजें गौरी शंकर जी समझिए आप कि चुनाव के समय पे ऐसे कौन से मुद्दे या ऐसी कौन सी घटना हुई, आपने देखा ना लखीमपुर की घटना हुई, प्रदेश का माहौल बिल्कुल बदल गया और हमने पूरा 24 घंटे कवरेज किया था। सरकार के भी हाथ पैर फूले थे और ये बीजेपी ने महसूस किया कि ये मुद्दा निकल गया और सारे मुद्दे पीछे छूट गए। बीजेपी ने कितना भी अच्छा किया हो वो मुद्दे सब गायब हो गए और वो घटना जो थी उस समय दिखा, यदि वो फैसला न होता, उनके परिवार सहमत नहीं होते, तो ये प्रदेश आज भी उस मुद्दे को लेकर के जल रहा होता। दूसरी बात, आप कहेंगे कि अखिलेश यादव की सरकार रही, विकास नहीं हुआ क्या? विकास हुआ, लेकिन मायावती की सरकार थी, विकास नहीं हुआ। लेकिन इस प्रदेश की जनता ने मायावती को भी पूर्ण बहुमत दिया, समाजवादी पार्टी को भी पूर्ण बहुमत दिया और भाजपा को भी पूर्ण बहुमत दिया, सिरे से खींच भी लिया। यह समझना पड़ेगा प्रदेश की जनता को। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं किया। और अखिलेश यादव की जब चुनाव के नतीजे आए थे तो आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप समझने का प्रयास करिए। अखिलेश यादव जी ने यह कहा कि जिस जाल को लेकर के, जिस इमोशनल मुद्दों को लेकर के जो कार्ड खेला गया था उसमें हम हार गए और अगला चुनाव होगा तो इसी लाइन पर चल करके भी हम चुनाव लड़ेंगे। बताइए पांडे जी। तो ये समझना पड़ेगा कि जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष को उलझाया, सरकार में बैठे लोगों को बीजेपी ने उलझाया, क्या वो मुद्दे रहेंगे क्या? मैं आ रहा हूं पांडे जी के पास, ये सवाल लेके आ रहा हूं। पांडे जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के सारे फॉर्मूले को आप लोग एक तरह से, है ना, कॉपी कर लिया है आप लोगों ने और एक एक लाइन पढ़ करके उसी के हिसाब से चल रहे हैं? क्योंकि मैं देखता हूं कि बयान देने की बात हो या फिर कुछ स्ट्रेटजी की बात हो, ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी की सारी रणनीति जो है 2014 में जो बीजेपी की रणनीति थी उसी हिसाब से 2021 के लिए रणनीति तैयार कर रही है समाजवादी पार्टी। ऐसा है क्या सर, या फिर लाल टोपी पर पूरा भरोसा है सर? देखिए, लाल टोपी पे भरोसा है और क्रांति पर भी भरोसा है और जनता क्रांति करने के लिए तैयार है। गौरीशंकर जी, मैंने कहा ना कि जौनपुर में राष्ट्रीय थे कि आज हैं और कल भी रहेंगे। जो जन सैलाब, जो लोगों का समर्थन, जो लोगों का प्यार अध्यक्ष जी को मिल रहा, उससे परिवर्तन दिख रहा। और जहां तक सवाल है कि बीजेपी की स्थिति का, सवाल यह है कि जब हम लोग 2017 में नारा दिए थे काम बोलता, तो जो शमशान और कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान की सूच माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खड़ा करके प्रदेश की जनता को गुमराह किया। आज उसी का परिणाम है कि 400 का सिलेंडर 1000 में, 70-80 रुपए लीटर कड़ू का तेल 200 रुपए में, 60 रुपए का डीजल 100 रुपए में, 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में। महंगाई लगातार चरम पे है। फैक्ट्री देश में लगी नहीं लगी, लेकिन बिकने का सिलसिला जारी है। जनता के पैसे से बना हुआ एयरपोर्ट बनने के तुरंत बाद, लोकार्पण के तुरंत बाद मौद्रिक योजना में रख करके ट्रायल के तौर पर के बेचने की तैयारी शुरू हुई थी। और इन तमाम मुद्दों पे जनता सतर्क है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले थे उनको भी 1000 में सिलेंडर मिला, वो परेशान है। महंगाई से वो भी परेशान है। इसलिए सबने परिवर्तन का मन बनाया है और परिवर्तन 2022 में होगा। ये बात देश के प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को पता है। इसीलिए लगातार पूर्वांचल में माननीय प्रधानमंत्री जी कैंप किए हैं, कभी गोरखपुर, कभी गाजीपुर, कभी
सिद्धार्थनगर, कभी कुशीनगर, कभी काशी, लेकिन जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए तैयार है। नहीं सर, आप कह रहे हैं, पांडे जी आप कह रहे हैं तो थोड़ा ही होगा कि जो आप कह रहे हैं अकाट सत्य है या ब्रह्म सत्य हो गया कि पांडे जी ने कह दिया कि बीजेपी हार जाएगी, 400 सीट आपको मिल जाएगा। अखिलेश यादव ने कह दिया 400 सीटें आएंगी, अकाट सत्य तो है नहीं, राघवेंद्र सिंह की बात भी अकाट सत्य नहीं है, किसी की अकाट सत्य नहीं है सर। तो मैं कैसे समझूं? जितनी भीड़ सुनिए, तो जितनी भीड़ सीएम योगी की रैलियों में दिखती है, जितनी भीड़ जो है पीएम मोदी की रैलियों में दिखती है, लगभग उतनी ही भीड़ आपके अखिलेश यादव की रैलियों में दिख रही है, तो समझे कैसे कोई? ऑक्सीजन के अभाव में मरे, ये काट सत्य है। कोरोना काल में राघवेंद्र जी एक बात बताएं, देखिए मिला जुला करके कहानी आप लोग विकास का कोई भी मॉडल पेश कर दो, कुछ भी दिखा दो, देखिए जनता का फैसला तो भी अभी वक्त लगेगा। हम लोग जो सवाल उठा रहे हैं इससे कई तरह के संकेत जरूर हम लोग निकालते हैं, कई तरह के क्यासबाजी हो रही है, बस इतना ही समझ करके चलने की जरूरत है। जनता तो जनार्दन है, उसके नतीजे तो खैर चौंकाने वाले होते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा जानना है कि विपक्ष एक माहौल बनाने की कोशिश तो कर ही रहा है ना, कि कुछ बुनियादी मुद्दे पर सरकार की तरफ से बहुत सही जानकारी नहीं आती है, सरकार की तरफ से सही उसका कोई जवाब नहीं आता है। जो बुनियादी मुद्दे समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं उसे लेकर जब चुनाव में आप लोग जाएंगे राघवेंद्र जी, तो क्या जवाब देंगे, उसका क्या तर्क होगा बीजेपी के पास? देखिए गौरी शंकर जी, मुझे मात्र 2 मिनट दीजिएगा। है 2 मिनट है, लीजिए आप बोलिए। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस मंदिर के विषय को लेकर के चुनाव में जाने वाली नहीं है। हम लोग जो है विकास और सुशासन के एजेंडे को लेकर के चुनाव में जाएंगे। जब समाजवादी पार्टी ने सत्ता छोड़ी थी 2017 में, तो बेरोजगारी तो 17.5% थी। भारतीय जनता पार्टी ने उसको विपरीत परिस्थितियों में 6.5% पे ला करके खड़ी कर दिया। विपरीत परिस्थितियां मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोरोना का 1.5 वर्ष 2 वर्ष निकला, तो इतनी बड़ी उपलब्धि ये कोई कम है क्या? उसके अलावा केंद्र की जितनी योजनाएं थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में एक में भी उत्तर प्रदेश सफल नहीं था। आज की तारीख में 44 अधिक केंद्रीय योजनाएं हैं, देश में उत्तर प्रदेश लगभग अव्वल है। ये क्या उपलब्धि कम है क्या? समाजवादी पार्टी ने 2 कार्यकाल मिलाकर के 4.5 लाख सरकारी नौकरियां नहीं दी है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी, क्या कम है क्या? आजादी से लेकर अभी तक 17 सरकारी मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में थे। भारतीय जनता पार्टी ने 32 मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया, ये क्या कम है क्या? 10 महानगरों में मेट्रो चलवाने का काम कर रहे हैं। 15 एयरपोर्ट, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे काम चल रहा है, 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए। अरे शांत रहिए आप लोग, आर्जेक्टा फैलाने के अलावा कुछ नहीं करते। आप लोग की सरकारें देख चुके हैं। हम लोग मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, लोग घरों से पलायन कर रहे थे, आप लोग भाई में उत्सव मना रहे थे। आप लोग बिल्कुल जिस तरीके से आपकी सरकार में मुंडई चलती थी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धारा चलाया करते थे, बड़े बड़े समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री के साथ बड़े बड़े अपराधी हेलीकॉप्टर में घुमा करते थे। आज वही अपराधी जेलों के शीशों के पीछे बंद है। आप लोग आखिर भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग थे। किस तरीके से आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में दंगे कराए, हर तीसरे दिन उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे। आप लोग समाई देते हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों ने किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आर्जेक्टा का नंगा नाच किया, किस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण किया। आप लोग जो है आप लोग सरकार चलाने लायक है, शर्म आनी चाहिए आपको। आपके मुख्यमंत्री जी हमेशा अपराधियों के साथ घिरे हुए नजर आते रहे हैं। 1400 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करके हमारी सरकार ने छुड़ाने का काम किया। आप लोगों के बड़े बड़े अपराधी जेलों के शीशों के पीछे बंद है। चलिए सर, सबके अपने अपने स्टैंड हैं, लेकिन एक बात तय है कि किसका स्टैंड कितना मजबूत है, कौन कितना सच कह रहा है। जनता को सब कुछ समझ में बात आती है और जनता ही सब कुछ है। जनता ही दरअसल वोट मशीन है। उस वोट मशीन को चलाने के लिए बहुत ग्रीसिंग करनी होती है, बहुत ईंधन की ज़रूरत होती है, और कितना किसने ईंधन दिया, कितना किसने ग्रीसिंग की, ये तो जनता खुद तय कर लेगी। जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। बाकी लाल टोपी हिट होगा, कमल हिट होगा, काशी मॉडल हिट होगा, अयोध्या मॉडल हिट होगा, या फिर कार सेवकों पर गोली चलाने वाले लोग हिट हो जाएंगे,
या हिंदुत्व को गाली देने वाले लोग हिट कर जाएंगे और औरंगजेब को हीरो बनाने वाले हिट कर जाएंगे, जिन्ना को हीरो बनाने वाले हिट कर जाएंगे। दोनों बातें कर रहा हूँ, सुन लीजिए, दोनों बातें कर रहा हूँ। जिन्ना को हीरो बनाने वाले हिट कर जाएंगे तो जनता को तय करने दीजिए। आपने बोला ना सर, जिन्ना को हीरो आप ही लोग बनाए ना, तो कहाँ गलत बोल रहा हूँ? सच बोलिए। कहाँ सच? क्या सच यही है कि जिन्ना को हीरो बनाते हो? सच यही है ना कि जिन्ना को हीरो बना रहे हो आप लोग? जनता को तय करने दीजिए। गौरीशंकर कोई नहीं होता है तय करने वाला, जनता तय कर लेगी। जनता तय कर लेगी कि जिन्ना को हीरो बनाने वाले को वोट करना है या हिंदुत्व को आईएसआई, बोको हरम जैसी गाली देकर हिंदुत्व को निशाना साधना है, वैसे लोगों को वोट करना है, या फिर काशी के विकास मॉडल को देखें, अयोध्या के विकास मॉडल को देखें, या तमाम तरह के वैसे विकास मॉडल को देखें जो सरकार कर रही है, नहीं कर रही है, जनता पर छोड़ते। आप सब आए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।